तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे दुनिया के तीसरे बड़े उस मुल्क की जो हमेशा से टेररिस्ट को और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को शरण देते आया है अपने टेरिटरी पे, और बहुत ब्रेजनली, बहुत खुले तौर पे दुनिया भर को चैलेंज करके। लेकिन क्योंकि उस कंट्री की लोकेशन ऐसी है कि उसको बहुत सारी बाहरी ताकतों की उस कंट्री की ज़रूरत पड़ती है, तो अमेरिका, इंग्लैंड और नाटो जैसे कंट्री उस देश से कुछ कारणों से बिगाड़ना नहीं चाहते, और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए वो देश खुलेआम, शरेआम इंटरनेशनल टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड्स को संरक्षण देते आया है इतने सालों से। और वो कंट्री कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मजबूरी शुरू से ये रही है 1947 के बाद कि वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत कमज़ोर रही है। जिन्ना के जो पहले उनके प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बाद एक ही लीडर शायद ऐसा आया जो थोड़ा सा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग था, वो था भुट्टो। भुट्टो के बाद उसकी बेटी बेनज़ीर आई, और उसके बाद इमरान खान आया, बीच में वो दो भाई आए, शरीफ ब्रदर्स। तो नवाज़ शरीफ उनका भाई जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर था। तो इस किस्म से जो बाकी लीडर आए वो कोई पॉलिटिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो वो जहाँ की मिलिट्री को और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने नीचे रख पाते। तो ले दे के चलता ये रहा कि आईएसआई और मिलिट्री पॉलिटिक्स पे भारी रही, और आधे समय से ज़्यादा तो पाकिस्तान में मिलिट्री के डिक्टेटर्स का रूल रहा। सबसे पहले ज़ियाउल हक ने कितने साल वहाँ पे आर्मी का चीफ होते होते टेक ओवर कर लिया। उसके बाद में कितने जर्नैल आए, जनरल मुशर्रफ आया। इस तरह से समय समय पे आर्मी के लोगों ने देश पे हुकूमत की, और आईएसआई आर्मी की वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है। वो जो उनकी विदेशी खुफिया एजेंसी है वो पॉलिटिशियंस के नीचे कम काम करती है, हुकूमत के नीचे काम कम करती है, और आर्मी के लिए ज़्यादा काम करती है। तो ले दे के चलती आर्मी और आईएसआई की है। पॉलिटिशियन तो एक जैसे रबर स्टैम्प होती है, उस किस्म की पावर अख्तियार उनके पास हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उनको पावरफुल पॉलिटिकल लीडर इतने सालों से नहीं मिल रहे हैं। और जिस जिस कंट्री में पॉलिटिकल लीडरशिप कमज़ोर होगी वहाँ पे डिक्टेटराना ताकतें जो हैं वो हावी हो जाती हैं। तो इसका ये असर हुआ कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने एजेंडे के तहत अफ़गानिस्तान में जो बहुत बड़ी जो ड्रग की पैदाइश होती है ओपीएम की, और ओपीएम से बनने वाली बाकी नशे की जो उनकी जो किस्में हैं, वो सब ड्रग ट्रेड को, फिर वहाँ की लड़ाई के दौरान आर्म्स ट्रेड को, और उसके बाद इंटरनेशनल टेररिज्म जैसे अलकायदा के लोगों को शरण देनी, पनाह देनी। और बहुत एक पोरस एरिया है पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जो बॉर्डर है वो कुछ इस किस्म का है जिस किस्म का हमारा हिंदुस्तान का और नेपाल का है। आप कभी भी इधर से उधर जा सकते हो, कोई पासपोर्ट की लोड नहीं। रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ मिलिट्री, पुलिस, बॉर्डर फोर्स नहीं पहुँच सकती है। और ट्राइबल लोगों की पहरावा, बोलचाल, रहना सहना, घर एक जैसे हैं। तो लेकिन एक ख़ास इन्होंने एक प्रोविंस बनाई तो हुई है, फाटा जिसको बोलते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। वो एरिया है जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। तो वहाँ पे बहुत पहाड़ियाँ हैं, टैरन है, गुफाएं हैं, और मौसम बहुत सख्त होता है, सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ती है। और इसी तरह जो
रास्ते हैं अब इतने ऊबड़ खूबड़ हैं कि वहाँ गाड़ियाँ तो छोड़ो, कई बार जानवर भी नहीं जा सकते, तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो और उनकी जो ट्राइबल वफादारी है, जो ट्राइबल लोग रहते हैं जो इन इलाकों में, उनके अपने ही तौर तरीके हैं, अपने दस्तूर हैं, अपने कानून हैं, अपनी सज़ा है। और हथियार तो उस इलाके में लोग ऐसे लेके घूमते हैं जैसे मफलर पहनना हो या कंधे पे तौलिया रखना हो। उतने आदमी नहीं जितने हथियार हैं, उतनी जनसंख्या नहीं है उस इलाके में जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की गिनती उनके पास है। तो ये एक जो पाकिस्तान की कहीं भी कितने सालों से हज़ार कोशिशों से बाद भी पाकिस्तान उस इलाके को अपने मुताबिक ढाल सकने में नाकामयाब रहा है। और उसका फ़ायदा उठाया वहाँ के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, टेरर एलिमेंट थे, ड्रग एलिमेंट थे, आर्म्स स्मगलर थे और दूसरे क्रिमिनल। लूट मार, पैसे वालों को मारना, लूट लेना, कभी सिखों के ऊपर अटैक करना, कभी कुछ हिंदू थे उन पे अटैक करना, कभी नॉन ट्राइबल्स पे अटैक करना, मदरसों पे अटैक करना, स्कूलों पे अटैक करना। तो ये उनका इतनी दहशत गर्दी है कि असल आदमी पकड़े नहीं जाते, भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। तो वहाँ से जो एक फेल्यूर जो होता है, उसी तरह पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो बलोच लोग अपना सेपरेट कंट्री मांग रहे हैं, बलूचिस्तान, उन लोगों के अपने टेरर ग्रुप्स हैं। उस तरह कराची में क्रिमिनल माफियाज हैं जिनको ज़्यादा बलोची, अफ़गानी और कुछ हिंदुस्तान से गए हुए लोग भी उनके साथ अटैच हो गए, छोटे लेवल के। उसके साथ साथ जिन लोगों ने पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ में टेरर एक्शन में साथ दिया पाकिस्तान का, ISI एजेंडे पे चले, उन सब को पनाह पाकिस्तान सरकार ने ISI के कहने पे उनको पनाह दी हुई है। और जो जितने बड़े टेरर ग्रुप चलाते हैं, जैसे मोहम्मद, तहरीके तोयबा वगैरह वगैरह, ये सब लोग खुलेआम पाकिस्तान में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में शरेआम घूमते हैं हथियार लेके, आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं। फंड इकट्ठा करते हैं, बाहर से भी पैसा बहुत आता है उनको, लोकली भी वो डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और सरकार के खिलाफ वहाँ भी काम करते हैं और बाहर भी अपने आदमियों को भेज के दहशतगर्दी का काम चला रहे हैं। कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा दबाव इतना मजबूत पाकिस्तान पे आज तक नहीं पड़ा कि पाकिस्तान उनको लगाम दे सकता। आप देखिए, इतनी बड़ी बात कि वो शख्स जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, अल-कायदा का चीफ उसामा बिन लादेन, वो आदमी पाकिस्तान में एक उनकी आर्मी कंटोनमेंट के एरिया में एक इंडिपेंडेंट घर में रह रहा है और पूरी दुनिया में किसी को खबर नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी सरकार को खबर नहीं होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि ISI को खबर नहीं होगी। लेकिन उन्होंने वो खबर कभी भी अमेरिका के पास नहीं पहुंचाई। इतने सालों की खोज पड़ताल के बाद अमेरिका ने खुद उसामा को ढूंढा और पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके उसको ख़त्म किया। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बेइज्जती की बात थी कि बाहर से 4 हेलीकॉप्टर आते हैं आपकी टेरिटरी में और आपके देश में आके वो अपने शिकार को मार के उसकी लाश को भी उठा के ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक साजिश है इतने बड़े लोगों को, क्रिमिनल एलिमेंट्स को, टेरर एलिमेंट्स को शरण देनी, पनाह देनी। वहीं नहीं, उसके पहले से ही चलता आ रहा है। जब हिंदुस्तान में पंजाब में मिलिटेंसी शुरू हुई तो बहुत सारे पंजाब के जो तभी जथेबंदियाँ थी, इनकी सेपरेटिस्ट जथेबंदियाँ, दल खालसा, भिंडरावाले टाइगर फोर्स, खालिस्तान कमेंडो फोर्स, सिख स्टूडेंट फेडरेशन, उसके साथ साथ और कई ग्रुप, मानव चाल ग्रुप, बदावा सिंह ग्रुप, इस किस्म के बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में जाके शरण ली। वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते थे, हथियार लेके आते थे
और पंजाब में आके और देश के दूसरे सूबों में वो टेरर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहे और उनको पूरी मदद थी जो वो पाकिस्तान देता रहा। आपको याद होगा 1981 में 1981 में एक इंडियन एयरलाइन का जहाज़ फ्लाइट 423 वो हाईजैक करके यहाँ से, जिसमें 111 पैसेंजर थे, वो फ़्लाइट लाहौर एयरपोर्ट ले जाई गई और वहाँ से उनकी जो कमांडो फोर्स थी एसएसजी, पाकिस्तान की स्पेशल ग्रुप जो है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, उन्होंने उस प्लेन को रेड करके 111 पैसेंजर्स को छुड़ाया। नटवर सिंह तभी हमारे शायद वहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर थे, जो बाद में सेंटर के मंत्री भी बने और कई देशों के एम्बेसडर भी रहे हैं। और ये टेररिस्ट ने उनसे बात भी की कि हम 111 पैसेंजर को छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो भिंडरा वाले के ऊपर जो केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं और हमें $5 मिलियन कैश दिया जाए, $50 लाख मुआवजा दिया जाए, तो हम पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। खैर वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने प्लेन को अटैक करके, रेड करके पैसेंजर को छुड़ाया और जो 5 उसमें जो यंगस्टर थे, नौजवान थे, जिनमें एक गजेंद्र सिंह था, जो मेरा बचपन में पड़ोसी हुआ करता था चंडीगढ़ में, और उसने तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात हो जाया करती थी। उसके फादर की एक साइकिल रिपेयर शॉप हुआ करती थी 23 सेक्टर मार्केट में, और हमारे भी साइकिल, जो घर के 3-4 साइकिल थे घर में, कभी ख़राब होना तो वहीं से रिपेयर करवानी, तो वहाँ से मुलाकात होती रहती थी। उस ज़माने में गजेंद्र सिंह ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पंच तीर, 5 एरोज़। वो एक सिंबॉलिक किताब थी 5 रिवर्स की, 5 प्यारे, इस करके सिख हिस्ट्री से, इतिहास से, धर्म से जुड़ी हुई किताब। और वो सरदार कपूर सिंह का चेला था। मैं भी उसके साथ कई बार कपूर सिंह को मिलने गया था जब इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल से नया नया बाहर निकला था, यंग ब्लड था। लेकिन कपूर सिंह कभी खालिस्तान की बात नहीं करते थे, वो रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। वो एक सिख स्टेट की बात करते थे, जहाँ सप्त सिंधु की बात करते थे, जिसमें 5 दरिया जो पंजाब के हैं और 2 दूसरे दरिया मिला के वो जो एरिया पूरा है, जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे जो सिख सल्तनत थी, उस किस्म की बात करते थे। लेकिन जैसे मैं कल वाले एपिसोड में आपको बनाया, खालिस्तान को तूल दिया डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने, और ये लोग गजेंद्र सिंह और एक सतनाम सिंह उसका साथी था, 3 लोग और थे। ये लोग जो वो गले में छोटी तलवार डालते हैं उसके भरोसे, और कुछ इनके पास अमरूद थे जिनको रुमाल में बांध के ये शो किया गया कि ये हैंड ग्रेनेड हैं। तो कुछ गाजर मूली भी थी इनके पास जिनको कपड़े में ढक के ये बताया गया कि ये हमारे पास रिवाल्वर हैं। तो इन फ्रूट्स और सब्जियों के हथियार बना के इतना बड़ा कांड कर गए वो, ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। कोई असली हथियार थे ही नहीं उनके पास, और फिर भी वो पायलट को डरा के और एयरलाइन के स्टाफ को, हॉस्टेसेस को, स्टीवर्ड्स को डरा धमका के प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान ले गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उनको पकड़ा, उनके ऊपर केस चलाया और ये 5 के 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। उस सज़ा के बाद उनमें से 2 आदमी किसी तरह पाकिस्तान से बच के हिंदुस्तान आ गए। उनके बाद यहाँ से हमारी सरकार ने फिर दिल्ली में केस चलाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनको इजाज़त नहीं दी, इस बेस पे कि वो ऑलरेडी पाकिस्तान में उसी क्राइम की सज़ा भुगत के आ चुके हैं। तो गजेंद्र सिंह आज तक सज़ा ख़त्म होने के बाद भी, जो इस ग्रुप का लीडर था, वो आज भी पाकिस्तान में रह रहा है। 1981 से लेके आज तकरीबन 43 ईयर्स हो गए। वो आदमी 42 ईयर्स वो पाकिस्तान में ही है। जेल से छूटने के बाद वहीं पे सेटल भी हो गया। इसी तरह और बहुत सारे वो खालिस्तान मूवमेंट के जो सहयोगी थे, हिस्सा लेने वाले थे, उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हिंदुस्तान में कई केसेस में वांटेड हैं, वो आज भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा और देश है जो क्राइम करने वाले, टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाले लोगों को
सज़ा भी देता है और बाद में उनको उनके देश वापस भी नहीं भेजता है। हिंदुस्तान सरकार बहुत बार उनको वापस लाने की डिमांड कर चुकी है। यूएनओ तक हिंदुस्तान सरकार गई, पूरे वो वांटेड लोगों की लिस्ट दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक एक भी आदमी को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया। वो भी छोड़िए, आप उसामा को भूल जाइए, सिख टेररिस्ट को भूल जाइए। उसके बाद जो मुंबई में 93 का अटैक होता है, ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद 2008 में एक और अटैक होता है। उस सब में भी पाकिस्तान का पूरा हाथ था। उसमें वांटेड आरोपी जो हैं, जिन लोगों ने पूरी प्लान की, वो लोग सब पाकिस्तान में है, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई एक्शन नहीं। बॉम्ब ब्लास्ट के जितने बड़े एक्यूज थे मेन, वो भले टाइगर मेमन हो या उसका भाई हो, दाऊद इब्राहिम हो या उसके भाई हों, और काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान में वांटेड हैं। किसी को भी आज तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया। उनके नाम बदली करके नए डॉक्यूमेंट्स बना दिए और उनको पाकिस्तानी सिटीज़न डिक्लेयर कर दिया। आज के दिन में कागज़ों में वो सब लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको 2002 में मिली, जब छोटा राजन पे बैंकॉक में अटैक होता है। उस पर जो मेन शूटर था मुन्ना जिंगड़ा, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और जब उसकी सज़ा ख़त्म हो रही थी, हिंदुस्तान सरकार ने थाईलैंड सरकार को रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा आदमी है, इंडियन है, इसको हमारे हवाले किया जाए। तो पाकिस्तान ने उसको चैलेंज किया कोर्ट में, और उसके सब डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो कोर्ट को दी कि ये तो पाकिस्तानी नेशनल है, इंडियन है ही नहीं। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ से उसके डीएनए सैंपल भी भेजे गए, लेकिन थाईलैंड सरकार ने, कोर्ट ने वो डीएनए सैंपल जो थे, डीएनए सैंपल, वो मुन्ना जिंगड़ा के साथ मैच करने से इनकार कर दिया। और जो सबूत उनके मुताबिक थे, उनके ऊपर भरोसा करके कोर्ट ने मुन्ना जिंगड़ा को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, और मुन्ना जिंगड़ा आज भी पाकिस्तान में रह रहा है। और इसी तरह छोटा दाऊद, जिसका किस्सा मैंने आपको सुनाया थोड़े दिन पहले, हिंदुस्तान में इतने मर्डर, इतना ड्रग का काम करके वो अचानक एक दिन गुल होता है और पाकिस्तान में जाके रीसरफेस होता है। वहाँ पे गुटखा का धंधा चलाता है, बिजनेसमैन बन जाता है, प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। और कहते हैं कि जो टाइगर मेमन और उसकी फैमिली है, वो तो वहाँ के जो टॉप 50 बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, उनमें से एक गिनी जाती है। तो इतना ब्रेजनली एक सरकार और उसकी एजेंसीज दुनिया भर के क्रिमिनल्स को शरण देते हैं। उस कंट्री से आप आगे क्या उम्मीद कर सकते हो? जितनी मर्जी आप समझौते की कोशिशें कर लो, और कितनी बार कोशिशें हुई भी। हमने समझौता रेल चलाई, लाहौर से अमृतसर तक की बस चलाई दोनों देशों ने मिलके। पंजाब में गुरुद्वारे का रास्ता पाकिस्तान ने खोला, करतारपुर साहिब का। तो हिंदुस्तान से सिख पिलग्रिमेजेस भी जाते हैं वहाँ पे गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए। पाकिस्तान से लोग अजमेर शरीफ और दूसरी दरगाहों के दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। पाकिस्तान के हिंदू लोग भी हिंदुस्तान में मंदिर विजिट करने आते हैं। तो इसी तरह दुनिया भर से जो इंडियंस कहीं भी हैं, हिंदू या सिख, वो लोग पाकिस्तान में जाते हैं अपने धार्मिक स्थल पे माथा टेकने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो रिलेशंस हैं वो हमेशा हॉस्टिलिटी के रहे हैं। हमने 1965 की लड़ाई भी देखी, 1971 की लड़ाई भी देखी, उसके बाद कारगिल भी देखा, और उसके बाद जो एक लो कॉस्ट वार जो हमेशा चलती रहती है। हमने पठानकोट अटैक भी देखा, हमने पार्लियामेंट हाउस पे भी हमारे अटैक देखा, हमने इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ हाईजैक करते अफ़गानिस्तान काबुल लेके जाया गया, जिसमें भी ISI का हाथ था। तो ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट को शरण देते हैं। ये कंट्रीज़ को आगे ये सीरीज़ में अभी काठमांडू नेपाल का किस्सा बाकी है, थाईलैंड का बाकी है। ये किस्से आने वाले दिनों में आपको सुनाएंगे। आप सुनते रहिए और हाजिर रहिए
तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।